जी हमें। जी ओम, सभी को ओम सर, ओम। नमन। ओम जी ओम। एक्चुअली पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक विषय पे चर्चा छिड़ी थी कि जिस तरह से हम लोग महाराष्ट्र में यह फार्म लैब या प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक खाद एवं दवाइयाँ बनाकर हम लोग कैसे कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो एक विषय है कि जितने भी अलग-अलग तरह की फसल हम लोग खेतों में लेते हैं, तो इन सभी विषयों में हमें आने वाले 3 साल से 5 साल के बीच में अलग-अलग राज्यों से डेटा हम लोगों को डेवलप करना है। और विशेषतः जैसे यह एक्टिविटी जो महाराष्ट्र से वाशिम जिला से हम लोगों ने स्टार्ट किए, एरंडा करके जो गाँव है, तो उसी तरह का एक्टिविटी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग किसान भाइयों के माध्यम से यह आगे जाते रहे, यह एक प्रयास कर रहे। और जैसा मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि अगर मान लो जहाँ वाशिम एरंडा से 4 किसान भाइयों ने स्टार्ट किया, उसी तरह से अभी हम लोग इस पतंजलि के माध्यम से जितने भी किसान भाई जुड़ते हैं, तो अलग-अलग राज्यों में जो भी किसान भाई इन सब एक्टिविटी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनका अगर एक लिस्ट आ जावे, तो हम लोग प्रॉपर इसका जैसा जिस तरह से काम वाशिम में हो रहा है, उसी तरह का काम हम लोग अलग-अलग राज्यों में भी कर सकते हैं। तो जितने भी किसान भाई इस सभी एक्टिविटी को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो वे अपना नाम, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा, क्योंकि अभी इन सभी प्राकृतिक खाद जो विषयों में दादू होवे, शरद भैया होवे, या और भी सारे गणमान्य व्यक्ति, इनके पास अपने नाम दर्ज कराकर, क्योंकि हमें अच्छी तरह से इसका एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है। और जैसा एक चीज़ मैंने यहाँ पे रखी भी थी कि हर राज्य में जो अलग-अलग तरह की फसलें होती है, उन फसलों में हमने खुद ने जो खाद बनाए हैं, उस खाद के परिणाम कैसे दिखते हैं, एवं जितने भी अलग-अलग तरह के कीटनाशक, फंगिसाइड एवं अलग-अलग तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स हम लोग जो यूज़ करते हैं, उसका भी डेटा हमें बनाना ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि खेती में किस तरह से काम अलग-अलग राज्यों में चल रहा है, उसका नॉलेज हमें होना ज़रूरी है। और इन सभी चीज़ों को अगर हमें समझना है, तो हमें डेटा उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको सभी को कहता हूँ कि जितना भी काम एग्रीकल्चर में हो रहा है, ऑन पेपर कहीं पर आता नहीं है। यानी बहुत से ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं, लेकिन जो फैक्ट है, जो एक्चुअल चीज़ें हैं, वे सारी चीज़ें ऑन पेपर नहीं आती। और मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान भाई खुद काम करते हैं,
उनका खुद का जो डेटा है वह डेटा दुनिया के सामने आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग देखें कि आज यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस है, उनके पास में दुनिया भर में जितने भी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं वो सारे पेस्टिसाइड का कम से कम लिस्ट है। कौन सा पेस्टिसाइड कितने डोज में यूज करना चाहिए इसका डेटा अवेलेबल है। पर आज इंडिया में या अन्य देशों में भी जितने भी किसान भाई है उन तक ये इंफॉर्मेशंस नहीं जाती है, और उसका ही परिणाम जैसा जिस यूरोपियन पेस्टिसाइड डेटाबेस की बात करता हूं मैं या पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क की बात करता हूं, तो इनके माध्यम से ये चीज पता चली है कि मान लो जितने 1500 केमिकल पेस्टिसाइड है उसमें से 511 केमिकल्स टोटली बैन है। लेकिन हर किसान भाई तक ये इंफॉर्मेशन नहीं जाती है, और बैन का मतलब हम सारे लोग समझते हैं कि वह पेस्टिसाइड हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले वह पेस्टिसाइड दिक्कत करता है किसान भाई को। यानी सबसे पहले दिक्कत होती है जो किसान भाई खुद छिड़काव करता है उसे, फिर उस खेत में जो काम करते हैं उन्हें उसका एक्सपोजर होता है, उसमें से भी तकलीफ होती है। और उसके बाद जैसा हर कोई यह फसल जैसा अनाज होवे सब्जी होवे जो खाते हैं उन्हें उसकी तकलीफ होती है। और यही सब चीजें चलती आ रही है पिछले 60-65 सालों से। तो यह चीज कहीं ना कहीं रुकना चाहिए ऐसा मेरा मानना है, और उसी वजह से यह फार्म लेबोरेटरी का एक कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट लेकर हम लोग चल रहे हैं। और इसका मुख्य प्रयोजन यही है कि हम नॉलेज शेयरिंग करके यह जो चीजें हो रही है वह कहीं पर कम हो सकती है क्या। अभी मैं आपको प्रेजेंटेशन, एक्चुअल 2-3 प्रेजेंटेशन है लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि फार्म लेबोरेटरी का कंसेप्ट शुरू करने के पीछे का जो मुख्य प्रयोजन है वह प्रयोजन का जो कारण है आप सभी के सामने आएगा। और जैसा ये जो डेटा मैं अभी आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह डेटा अपने जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं वे सभी अपने अपने राज्यों का डेटा अगर मिला सकते हैं, मिलता है, और उसका अगर कंपाइलेशन होता है तो उन सभी राज्यों के जो किसान भाई है उन्हें इसका बेनिफिट हो सकता है। अभी यहाँ देखिए दादू स्लाइड दिख रहा है मेरा? जी जी दिख रहा है। ठीक जी है। दिख रहा है सर। तो ये एक्चुअल जो भी 2 या 3 स्लाइड्स है, मैं वो 3 स्लाइड्स दिखा के दूसरे प्रेजेंटेशन की ओर जाऊंगा। तो यह जो डेटा है कि एवरेज अगर लैंड होल्डिंग, यह जो डेटा है यह महाराष्ट्र का है, और एवरेज अगर लैंड होल्डिंग हम लोग देखें तो 80% किसान भाई महाराष्ट्र में ऐसे है कि जो मार्जिनल या जिनके पास में 5 एकड़ से कम खेती है वह 80% किसान है। यानी आज खेती किसानी करते समय 80% किसान भाई ऐसे हैं कि जिनके पास 5 एकड़ से कम खेती है। दूसरा 80% या 82% खेती ऐसी है कि वह क्लाइमेट, विशेषतः अगर हम लोग देखें तो
ड्रॉट और रेनफेड, यानी भगवान भरोसे ही वह खेती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सी ऐसी जगह है महाराष्ट्र में कि जहां पे खेती को देने के लिए पानी ही नहीं है, और उस वजह से ड्रॉट की कंडीशंस वाली जो खेती है वह 62% है, और बारिश के ऊपर जो खेती होती है वह खेती 20% है। यानी भगवान भरोसे जो मैं कह रहा हूं वह 82% खेती महाराष्ट्र में भगवान भरोसे चलती है, और सिर्फ कुछ गिने चुने लोग जिनके पास इरिगेशन का फैसिलिटी है वह 18% है। तो हम लोग इसमें से भी समझ सकते हैं कि क्लाइमेट और अलग अलग सिचुएशंस किसानों को आज हेल्प नहीं करते, और उस वजह से खेती में से जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है, यानी जो अगला स्लाइड है, इस स्लाइड्स में सारी चीजें हम लोग समझ सकते हैं कि किसान भाइयों के लिए सोचना क्यों जरूरी है। यह एक स्लाइड जैसा 2023 से मैं जब ये स्लाइड देखता हूं, क्योंकि 2023 में महाराष्ट्र इकोनॉमिक काउंसिल का एक रिपोर्ट आया, और उस रिपोर्ट में महाराष्ट्र के किसानों का एवरेज इनकम, खेती के माध्यम से जो एवरेज इनकम आया है, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र के अलग अलग जो मुख्य भाग है, मुख्य पार्ट है, जैसा मराठवाड़ा और सेंट्रल विदर्भ हुए, तो वहां की जो किसान भाइयों की इनकम है वह 30,000 रुपया सालाना इनकम आई है खेती के माध्यम से। अब आप और हम लोग सोच सकते हैं कि अगर किसान भाइयों की इनकम 30,000, और अगर ईस्टर्न विदर्भ है तो वहां पर 29,000 है, लेकिन पूना और नासिक जो डिवीजन है उन एरियाज में भी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से बस आसपास करीब ही है। लेकिन बड़े पैमाने पे मराठवाड़ा और विदर्भ एरिया जहां की इनकम 29 से 30,000 की आई है, तो हम लोग एक सोच सकते हैं कि 30,000 रुपए यह अगर साल का इनकम है तो एक महीना का 2,500 रुपए इनकम में किसान भाई का घर कैसे चलता है। और यह सब चीजें अगर सोची जाए तो सच में किसानों की हालत बहुत बुरी है, और इसी वजह से यह फार्म लैब का कंसेप्ट शुरू किया गया, और एक जैसा यहाँ पर फार्म लेबोरेटरी का कंसेप्ट हम लोगों ने शुरू करके एक ही प्रयास अभी चल रहा है कि किसान भाइयों को क्या सच है, क्या सही है, उस बारे में बताया जावे। अभी जो स्लाइड मैंने चेंज किया है या पीपीटी चेंज किया है वो आ रहा है दादू? जी सर, आ रहा है। जी तो एक्चुअल इस स्लाइड को मैं अभी एक्सप्लेन पूरी तरह से नहीं करूंगा, लेकिन यह एक सॉइल फूड वेब करके अगर आप इतना भी गूगल पे टाइप कर लो तो सॉइल फूड वेब करके प्रोफेसर इलियान इंगम, यह बहुत बड़ी माइक्रोबायोलॉजिस्ट लेडी साइंटिस्ट है जो अमेरिका में आज भी काम करती है, और उनका जो भी काम है पिछले मान लो ऑलमोस्ट 40 साल से वे इन विषयों पर काम करते हैं, और बहुत बड़ा काम है। और मैं खुद भी इन सभी जो भी अलग अलग जो भी
वैज्ञानिक हैं, उनके माध्यम से उनके जितने भी रिसर्च पेपर होते हैं, उनके वीडियोज़ है, ये सारी चीज़ें देखकर ही मैं किसान भाइयों को कुछ समझाने की कोशिश या सिखाने की कोशिश करता हूँ। पर यह अगर हम लोग सॉइल फूड वेब के बारे में सोचें, तो सच में खेती कैसे चलती है? हमें अनाज, दाना-पानी कैसे मिलता है? और पौधों का क्या महत्व है? मिट्टी का क्या महत्व है? और इस पौधे के साथ में या मिट्टी में जो अलग-अलग जो जीव है, स्पेसिफिकली बैक्टीरिया है, फंगस है, निमैटोड है, प्रोटोज़ोआ है, आर्थ्रोपॉड्स है या पंछी है या पशु पशु है। तो इन सभी का बैलेंस होके यह सब कैसे काम चलता है, इन विषयों में आने वाले समय में हम लोग धीरे-धीरे बात करेंगे। लेकिन पिछले ऑलमोस्ट साल से 1.5 साल हो गया, हम लोग ट्राइकोडर्मा जैसा जो एक फंगस है, उसके बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलग-अलग तरह के जो सूक्ष्म जीव है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आने वाले कुछ सामने वाले स्लाइड्स में ये सब चीज़ें रखी गई है। पर यह जो सॉइल फूड वेब है, यानी हर किसी का अपना-अपना एक संतुलित भोजन होता है। जैसा हम लोग आज हमारे अपने खुद के भोजन के बारे में सोचते हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस सृष्टि में जितने भी सारे सजीव हैं, जैसा यहाँ पर ये सब जो सजीव है, यानी प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, निमैटोड्स है, इनका अपना-अपना खुद का भी एक भोजन होता है। और इस भोजन को हम लोगों ने 1960 से डिस्टर्ब किया है। और डिस्टर्ब किया है इसका मतलब क्या? तो हम लोगों ने सिर्फ केमिकल फर्टिलाइज़र को ही खेती में महत्व दिया। केमिकल फर्टिलाइज़र के बाद हम लोगों ने केमिकल पेस्टिसाइड को महत्व दिया और आज इतने बड़े पैमाने पे इसकी मात्रा बढ़ी है कि यह सब जो सॉइल फूड वेब जो सिस्टम है, वह सिस्टम हम लोगों ने डिस्टर्ब की है। तो यही डिस्टर्बेंस करने की वजह से आज शुरुआती दौर में हम लोगों ने पानी खराब किया। पानी खराब होने के बाद में हम लोगों ने मिट्टी खराब की, क्योंकि खेती में जो भी पानी हम लोग आज देते हैं, वह पानी उसका क्वालिटी खराब हो चुका है और खराब पानी जाने की वजह से मिट्टी खराब हो चुकी है। और वह मिट्टी खराब होने की वजह से ये जितना भी सॉइल में का जो लिविंग सिस्टम है, वह खराब हो चुका है। उन पर असर दिखाई दे रहा है। और पानी और मिट्टी खराब होने की वजह से हवा प्रदूषित हुई है। और इन सभी का एक विपरीत परिणाम अगर देखा जाए, तो आज भारत में अलग-अलग दिक्कतों का सामना हम लोग करते हैं। आज का 1 महीना पहले मैं पवन सर से एक विषय पर चर्चा कर रहा था। यानी देखिए, आज पतंजलि के माध्यम से नागपुर में बहुत बड़ा संतरे का प्रोसेसिंग यूनिट बना है। उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र में मई महीना में जो बारिश हुई, मई 2025 में जो बारिश हुई, उस बारिश की वजह से यहाँ पर अभी परिस्थितियाँ ऐसी है महाराष्ट्र में कि जितने भी संतरे के प्लॉट्स हैं, उन संतरों के प्लॉट्स को, जैसा हम लोग फ्रूटिंग कहते हैं, वो फ्रूटिंग डेवलप ही हुआ नहीं है। अब आप सोचिए कि
अगर संतरे को फल ही नहीं आए और वह सीजन अगर डिले हो जाता है तो संतरा आएगा कहाँ से और उसका प्रोसेसिंग होएगा कहाँ से। और यह सब चीजें क्यों हुई? तो क्लाइमेट चेंज। जैसा पहले जून महीना में बारिश शुरू होती थी, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं, और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 4 महीने बारिश के होते थे। लेकिन पिछले 15 सालों से मैं खुद देख रहा हूं, क्योंकि मैं खुद खेतों में अलग-अलग तरह के अलग-अलग जगहों पर जाता हूं, और मैंने देखा है कि 2009 से जो क्लाइमेटिक कंडीशंस का पैटर्न है वह बदल चुका है। यानी कभी भी पहले मार्च महीना में बारिश नहीं होती थी या दिसंबर में बारिश नहीं होती थी महाराष्ट्र में, आज यह बारिश हमें देखने को मिलती है, या मार्च महीना में ओले। तो ये सब चीजों का असर इस सॉइल फूड वेब सिस्टम पर हुआ है, और उसी वजह से क्लाइमेटिक चेंज की वजह से ये सारे असर हमें दिखाई देते हैं। और इन सभी विषयों का ज्ञान किसान भाइयों को होना चाहिए, ये मेरा मानना है। हर छोटी-छोटी चीज का ज्ञान अगर किसान भाइयों को सिखाया जावे तो ये दिक्कतें कम होती है। यानी कल अगर हम लोगों ने देखा होगा, जैसा 15 अगस्त के दिन लाल किले से आदरणीय पंतप्रधान जी ने एक एक समस्या सामने रखी कि भारत में मोटापा यह एक सबसे बड़ी दिक्कत होते जा रही है, और अच्छा खाना या अच्छा रूटीन ना होने की वजह से यह सब चीजें हो रही है। और अगर अच्छा भोजन हमें चाहिए तो यह जो सॉइल फूड वेब सिस्टम है उसके जितने भी सजीव है, हमें उनके बारे में भी सोचना जरूरी है। आज हम लोगों ने सिर्फ हमारे डाइट के बारे में सोचा है और ये सारी दिक्कतें हुई है। और जैसा मैंने मोटापे का बात कहा है, उससे सबसे ज्यादा दिक्कत वाला प्रॉब्लम ये है कि आज किसान भाई फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके कितने बुरे असर है यह हर किसान भाई तक जाना जरूरी है। और उसी वजह से अलग अलग राज्यों से जितने भी किसान भाई यहाँ जुड़ते हैं, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों का जो एक अनुभव है, वह अनुभव ही मैं आपके सभी के सामने यहाँ आज संक्षिप्त में रख रहा हूँ कि शुरुआत हम लोगों ने 4 किसान भाइयों से किए, और आज कम से कम 15,000 किसानों के आसपास हम लोग पहुंचे हैं। उन लोगों तक यह कंसेप्ट कि कम लागत में, कम लागत का मतलब कम केमिकल फर्टिलाइजर एवं पेस्टिसाइड के माध्यम से हम लोग खेती कर सकते हैं। और एक्चुअल जो अभी तक एक चीज होती थी कि कुछ स्लाइड्स हिंदी में मैं नहीं बना पाता था, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद सीख रहा हूँ। मेरे पास में जितने भी प्रेजेंटेशंस है वे मुख्यतः मराठी में है, लेकिन आप सभी लोगों को यह प्रेजेंटेशन मैं आने वाले सप्ताह में भेजूंगा। आप सभी को मेरी एक विनंती रहेगी कि इसमें अगर कहीं जो शब्द हिंदी में कहीं गलत लिखे गए हो तो आप उसको करेक्ट करके मुझे बताइए, ताकि मैं भी इसमें से उसका करेक्शन करके अन्य राज्यों में यह हिंदी का जो प्रेजेंटेशन है वो भेज पाएंगे। जैसा यहाँ हम लोग स्लाइड में देख सकते हैं कि 2020 में हमने एक छोटे से कमरे से काम शुरू किया। 2023 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमें
इस प्रयोगशाला के लिए फाइनेंशियल हेल्प की और ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए का हमें सब्सिडी मिला था। 5 लाख रुपए हमने डालकर 2023 में एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हम लोगों ने खड़ा किया और उसी के माध्यम से जो इनकम डेवलप हुआ, तो आज 2025 में और भी नई चीजें वहां पे डेवलप हुई। 30 किसान भाई आसानी से रह सके, उस तरह का फैसिलिटी वहां पे हुआ है। और इस प्रयोगशाला के क्या क्या विभिन्न अंग है, प्रयोगशाला का मतलब क्या है, प्रयोगशाला में कौन सी चीजें होना जरूरी होती है, जैसा जो सूक्ष्म जीव है वो हमें चाहिए, रोटरी शेकर जैसा एक मशीन है वह भी हमें लगता है अगर बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करना हो तो। इडली कुकर के माध्यम से भी हम लोग अलग अलग खाद बना सकते हैं, कॉनिकल फ्लास्क और मिक्सर। यह सिंपल सी फैसिलिटीज अगर हम लोग एस्टेब्लिश कर लेवे तो हम कम से कम 100 एकड़ की खेती की दवा बना सकते हैं। और सिर्फ इडली कुकर भी अगर हमारे पास होवे तो हम 10 एकड़ से 20 एकड़ की खेती आसानी से कर सकते हैं। और अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ, जैसा ट्राइकोडर्मा नामक जो सूक्ष्म जीव है, हमारे घर में जो छाछ होती है, गोमाता के माध्यम से जो गोमूत्र मिलता है, या हमारे घर में जो अलग अलग तरह के अनाज होते हैं उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बना सकते हैं। हमारे खेतों में ही जो प्लांट के रेसिड्यूज एज ए वेस्ट हम लोग जला देते हैं, उसके माध्यम से भी बहुत अच्छा खाद बन सकता है। हर हर स्टेट में, हर राज्य में हमें नीम तेल, करंज तेल, दालचीनी का तेल मिल सकता है। इनके माध्यम से भी हम लोग अलग अलग तरह के बायो एंजाइम्स और उसके अर्क बना सकते हैं। और विशेषतः जैसा राशन का चावल होवे या साबूदाना होवे, उसका उपयोग करके हम लोग दानेदार यानी ग्रैनुलर फर्टिलाइजर हम लोग बनाते हैं। और ये सारी चीजें किस तरह से बनाई जावे इसका प्रशिक्षण हम लोग वाशिम में देते हैं। और इन सभी के पीछे जो एक साइंटिफिक बेस है कि मैं मेरा नसीब मानता हूँ कि मुझे अलग अलग देशों में काम करने का चांस मिला। जैसा शुरुआती दौर में मैं पूना में जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है वहाँ पर जब पीएचडी करने ज्वाइन किया, तो कुछ समय में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट में काम करता था। बाद में मैं खुद जर्मनी जैसे देश में इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल है, वहाँ पर काम करने का मुझे मौका मिला। और जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था तो हम लोगों का इंडो स्पेन यह एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था। तो उसके माध्यम से मैं स्पेनिश गवर्नमेंट और स्पेसिफिकली स्पेन का जो अंगूर का खेती है और वहाँ के इंडस्ट्री एवं वहाँ की कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके साथ में 3 सालों तक काम करने का चांस मिला। कुछ समय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ में भी हम लोगों का रिसर्च प्रोजेक्ट था। ऑलमोस्ट 1 साल तक वो प्रोजेक्ट चला। तो इन सभी देशों के जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक के साथ में काम करने का मौका मिला। और वही नॉलेज जो पूना से या अन्य देशों से जो सीखने को मिला, वही आज किसान भाइयों को सिखाने का एक प्रयास मैं कर रहा हूँ। और इन सभी, जैसा मैंने कहा कि मैं खुद भी एक देहात से आया हूँ,
और जिस संस्था में मेरी पढ़ाई हुई, जैसा मेरा पीएचडी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना से हुआ, तो मेरे जैसे बंदे को इस बात की खुशी है कि जिस संस्था से पढ़ने को मिला, आज वही संस्था वाशिम के 4 किसान भाइयों के साथ जुड़कर एक एमओयू हम लोगों ने मई महीना में साइन किया और आज उस संस्था के साथ जुड़कर किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देने के लिए यह करार किया गया है। तो अगर हम लोग कुछ सोच रखते हैं, कुछ काम करने का एक प्रयास करते हैं, तो उसे सफलता मिलती है, ये मेरा खुद का मानना है। और आज यह कंसेप्ट किसान भाइयों को सिखाने के लिए अलग-अलग संस्थाओं ने बहुत बड़े पैमाने पे मदद की है। और जिस तरह नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने मदद की, उसी तरह महाराष्ट्र का जो कृषि विभाग है, उनकी भी बहुत बड़ी मदद हो रही है। और इसी कृषि विभाग के जितने भी जो अधिकारी हैं, उनकी मदद से ही हम लोगों ने अलग-अलग जगह पर प्रशिक्षण केंद्र उभारे हैं और किसानों को, जैसा शुरुआत वाशिम से हुई, लेकिन अब अलग-अलग जगहों पर भी जो प्रयोगशालाएं, छोटी-छोटी प्रयोगशालाएं हम लोगों ने की है, तो उन प्रयोगशाला के माध्यम से भी उन गाँव के किसानों को प्रशिक्षण देने का काम शुरू हुआ है। और जहाँ 2019 में हम लोगों ने एक प्रयोगशाला शुरू की थी, आज 140 प्रयोगशाला के माध्यम से उन 140 गाँवों में छोटा-छोटा काम चल रहा है। और आप सभी से मेरी इसी वजह से विनती है कि जितने भी राज्य से हम लोग जुड़ रहे हैं, अगर हर राज्य से शुरुआती दौर में 4 किसान भी मिल जाए, हर राज्य से 4 किसान, तो जो काम आज वाशिम के 4 किसानों ने शुरू किया और आज 15,000 किसानों तक यह काम पहुंचा है, और हर राज्य से अगर मान लो 10 से 15,000 किसान भी जुड़ जाते हैं, तो हम लोग कम से कम 2.5 से 3 लाख या 4 लाख किसानों तक ज़रूर पहुंचने में आसानी हो जाएगी। और जो अलग-अलग तरह की खादें हैं, दवाइयाँ हैं, और उसमें विशेषतः जैसा ट्राइकोडर्मा से हम लोग शुरुआत करते हैं, तो ट्राइकोडर्मा अगर एक बार हमें बनाना आ जावे, तो हम 15 तरह के अलग-अलग सूक्ष्मजीव हैं, वे आसानी से बना सकते हैं। और कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव होते हैं जो सिंपल अपने दाल आटे के माध्यम से हम लोग बना सकते हैं, उसका भी प्रशिक्षण के दरमियान हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से सिखाते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हमें नीम तेल मिलता है, करंज तेल मिलता है, दालचीनी का तेल मिलता है, उससे भी कुछ अलग-अलग तरह की दवाइयाँ एवं खाद हम बना सकते हैं। साबूदाना होवे या राशन का चावल होवे, उसके ऊपर हम लोग ग्रैन्युलर फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और खेती में जितना भी वेस्ट निकलता है, उससे भी हम लोग खाद बनाने का प्रोसेस सिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाई जाती है। और ये सारा जितना भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, तो अलग-अलग जो वैज्ञानिक है, अलग-अलग जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, या जितने भी एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट किसान भाई है, उन सभी की मदद मिल रही है। और उनकी मदद से ही ये कार्य बड़े पैमाने पे आगे जा रहा है। और जितने भी सरकारी अधिकारी है, उन सभी ने इस एक्टिविटी का जांच किया है। यानी शुरुआत वाशिम जिला से हुई, लेकिन आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट के सामने यह चीज रखी गई। जितने भी हमारे महाराष्ट्र के जिला
के मुख्य जो अधिकारी होते हैं कृषि के, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल सुपरिटेंडेंट ऑफिसर कहते हैं, तो उन सभी के सामने या जो आत्मा का जो विभाग है, उसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स है सभी जिलों के, उनके सामने भी यह सब चीजें रखी गई। और विशेषतः यह काम जो हम लोगों का जो मंत्रिमंडल होता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, तो उन गवर्नमेंट की एक कमेटी है, उसके सामने भी यह कंसेप्ट रखा गया और उसको एक अप्रूवल मिला। और जितने भी प्रशासकीय अधिकारी है वाशिम जिला के, उन सभी ने इसका अलग अलग तरह से रिव्यू करके सरकार में ये बात रखी कि खेतों में खाद बन सकती है। और आज बहुत से ऐसे किसान हैं वो अच्छी तरह से ये खाद बनाना सीखे हैं। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि बहुत सी अलग अलग संस्थाओं की मदद हो रही है। तो यहाँ पर पवन सर के माध्यम से, विशेषतः मैं पवन सर का नाम इसलिए लूंगा क्योंकि पवन सर के माध्यम से ही मेरे कॉन्टैक्ट्स, जो जर्मनी में एक गियर नामक संस्था है एवं नाइजीरिया की भी वह संस्था जो काम करती है, रुकया जी के माध्यम से नाइजीरिया के किसान भाइयों को भी ऑनलाइन प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने 5 से 6 लेक्चर्स लिए और आने वाले समय में फिर से यह एक्टिविटीज नाइजीरिया के किसान भाइयों के लिए भी ऑनलाइन के माध्यम से शुरू करना चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ भारत में रह के अन्य देशों को किसानों को सिखा सकते हैं, तो मेरा ये मानना है कि हम जितने भी राज्य है हमारे, वहाँ के किसानों को आसानी से सिखा सकते हैं। और जैसा यहाँ वाशिम में दीपक जी एवं जो हमारी टीम है, वे जिस प्रकार से कार्य कर रहे, सभी किसान भाई जो अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे वे भी एक कार्य जरूर कर पाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो काम 7 साल पहले शुरू हुआ, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से बोलिए, न्यूज़पेपर के माध्यम से बोलिए, ये महाराष्ट्र में या इवन अलग अलग राज्यों में इसका प्रचार एवं प्रसार हुआ है। और जितने भी अलग अलग एग्रीकल्चर बेस्ड मीटिंग्स होती है, उन सारे मीटिंग्स में यह कंसेप्ट हम लोग रखते हैं। और आज की डेट में एक्चुअल इस स्लाइड में 132 प्रयोगशाला लिखी है, लेकिन 140 के आसपास अभी प्रयोगशाला हुई है। और विशेष यानी कि यह कंसेप्ट का प्रेजेंटेशन आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उनके समक्ष किया गया। पिछले महीना आदरणीय नितिन जी गडकरी सर के सामने एवं हमारे पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर साहब जी, महाराष्ट्र के राज्यपाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर, इन सभी के सामने यह कंसेप्ट रखा गया। और आज यही चीज एक योजना बनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से शुरू हुई है। यानी मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कंसेप्ट अच्छा होवे तो उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। और जो एक प्रयोगशाला से हम लोगों ने शुरुआत किए, 140 प्रयोगशाला हुई है, लेकिन 1140 प्रयोगशालाएं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के माध्यम से अगले 5 साल में करना है, ऐसा सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने दिया है। और जैसा मैंने शुरुआती दौर में जो एक स्लाइड दिखाई कि महाराष्ट्र में किसानों का एवरेज इनकम
29 से 30,000 रुपया साल का आया है। और आज वाशिम जैसे जिला में जो एस्पिरेशनल जिला है, और विशेषतः कि जो एरंडा करके जो गांव सिलेक्शन किया गया, तो वह मालेगांव तहसील में आता है, जो एस्पिरेशनल ब्लॉक है, यानी पिछड़ा हुआ जिला, पिछड़ा हुआ तहसील, वहां से काम शुरू हुआ। और वहां के किसान भाई पिछले पिछले साल 2024-25 में 1 करोड़ से ऊपर का अगर टर्नओवर करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आमदनी का एक जरिया यह प्रयोगशाला के माध्यम से हो सकता है। और जहां हमने 4 साल पहले 933 किसान भाई के साथ जुड़े थे, हमारी खुद की जो प्रयोगशाला है वह 7,000 से ज्यादा किसानों के साथ आज जुड़ी है पिछले 4 सालों में। और अगर सारे 140 प्रयोगशाला अगर हम लोग देखें, तो 15 से 20,000 किसान भाइयों के आसपास हम लोग पहुंचने में सफल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि यह अगर 4 किसान भाई मिलके काम कर सकते हैं, यानी यहाँ आप देख सकते हो कि ये 4 किसान भाई 2019 तक सिर्फ किसानी करते थे, सिर्फ खेती करते थे। लेकिन 2019 से प्रयोगशाला का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, और खेती के साथ में प्रयोगशाला में भी काम करना शुरू हुआ। और आज एक छोटा सा, जैसा हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में एक चीज कहते हैं कि खेती संलग्न व्यवसाय होने चाहिए, यानी खेती के साथ में कुछ न कुछ व्यापार होना चाहिए। तभी किसानों का जो आज का हालत है वे सुधार करने में मदद हो सकती है। सिर्फ खेती करेंगे तो खेती के भरोसे, क्योंकि 80% खेती ही ऐसी हो चुकी है कि वो भगवान भरोसे है। तो बगैर इनकम का फैमिली नहीं चलता है। और आज महाराष्ट्र में अगर हम लोग सुसाइडल केसेस के बारे में भी देखें, तो बहुत विचार करने जैसा विषय है। महाराष्ट्र में जितनी आत्महत्याएं होती है, उसी तरह अलग अलग राज्यों में भी होती होगी। तो उसका भी डेटा हम सभी को अगर हम लोग निकाल सकते हैं तो निकालना जरूरी है। लेकिन अगर कुछ तकनीक बेस्ड चीजें हम लोग करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर बढ़ पाएंगे। और जो वाशिम के 4 किसान भाइयों का जो भी कुछ चित्र बदला है, आप में से बहुत से जितने भी यहाँ जुड़े हैं, बहुत से किसान भाइयों ने खुद के आंखों से ये सब चीजें देखी है कि कैसे दीपक जी होए, विजय जी या मनोहर या सतीश जी, इनका जीवन मान जैसे बदला है, वह सब किसानों का बदल सकता है। और मैं एक्चुअली ये स्लाइड अभी तक पिछले 1.5 साल में कभी शेयर नहीं किया, लेकिन यह मेरा खुद का पास्ट है। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो कि मैं खुद भी देहात से हूँ, और यह मेरा घर है। घर का एक फोटो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो 2006 की फोटो है। और मैं ये मानता हूँ कि आज देहात में किसानों की कंडीशन इससे अलग नहीं है। अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो इसी तरह का कंडीशन देहात में किसानों के घर की होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर हमें अपना लाइफ में चेंजेस अगर लाना है, तो शिक्षा या एजुकेशन यही एक माध्यम है जो हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव ला सकता है। और मैं यहाँ चीज इसलिए भी ये स्लाइड रखना चाहता हूँ कि जो लाल टी शर्ट में मेरे साथ में यहाँ पे जो खड़ा है,
तो यह मेरा यानी मेरे सारे कलीग थे, जो एनसीएल में मेरे साथ में काम करते थे और मेरे बगल में मेरी मम्मी और पापा। तो यह जो लाल टी-शर्ट वाला बंदा है, वह आज अमेरिका में जो एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे उसने पीएचडी के बाद 7 से 8 साल काम किया और आज जो फाइज़र नामक कंपनी है, जो अमेरिकन कंपनी है, उस कंपनी में एज़ अ डायरेक्टर करके वो काम करता है। फील्ड मेडिकल डायरेक्टर, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ में कैंसर रिलेटेड बहुत बड़ा काम करता है। और उसके बाजू में जो सबसे ज़्यादा हाइट जिसकी है चेतन, वह पूना में जो सीरम इंस्टीट्यूट है, कोरोना के समय जो वैक्सीन सप्लाई हुई, फाइज़र अमेरिका और सीरम इंडिया, इन 2 संस्थाओं के माध्यम से हुई। तो चेतन जोशी जो है, वह सीरम इंस्टीट्यूट में एक अच्छे पोज़ीशन पे एज़ वैज्ञानिक करके काम करता है और उसके बाजू में एक अमेय करके है, वो अमेरिका में जो पर्ड्यू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा एंटोमोलॉजिस्ट करके काम करता है। तो ये शिक्षा ही है जो हर किसी का अपना-अपना जीवन में बदलाव लाती है। तो मेरा ये मानना है कि किसान भाई को भी एक विशिष्ट शिक्षण, विशिष्ट प्रकार का नॉलेज अगर खेती का सिखाया जावे, तो किसानों की भी जो कंडीशन है, वह बदल सकती है। कुछ समय में लखनऊ की जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स है, वहाँ पे भी मुझे काम करने का मौका मिला। एनसीएल में मैं खुद 7.5 सालों तक था, जहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स या पीएचडी का काम वहीं से किया है और आज उसी शिक्षा की वजह से यहाँ तक पहुँचने का एक मौका मिला है कि जिस संस्था से पीएचडी हुई है, उसी संस्था के साथ में 4 किसानों को एक साथ लेकर एक एमओयू करने का चांस मिला। भविष्य में इसी संस्था के साथ जुड़कर कहीं न कहीं अच्छा काम होगा ऐसा लगता है। और खेती अगर करना है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट साथ में होना ज़रूरी है और आज महाराष्ट्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छी तरह से इस कांसेप्ट को सपोर्ट किया है। और आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय नितिन जी गडकरी साहब का जो विज़न है, हर चीज़ में जो उनका विज़न है, आज उन तक पहुँचने का एक मौका मिला। आधे घंटे तक सर के सामने प्रेज़ेंटेशन देने का मौका मिला। तो ये अगर इस देहात से अगर कोई आता है और इस स्थिति तक पहुँचता है, तो मेरा ये मानना है कि सिर्फ़ शिक्षा ही इसे इस बदलाव को ला सकती है। तो वही शिक्षा, वही एजुकेशन अगर हम लोग किसान भाइयों को और विशेषतः जैसा इस फार्म लैब का जो एक मुख्य एक और उद्देश्य है कि देहातों में रोजगार होवे और किसान भाइयों की जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को भी अच्छी तरह से शिक्षा मिले, क्या सही क्या गलत उन्हें सिखाया जावे, तो वे भी इसी तरह से बहुत आगे जा सकते हैं। और जैसे मैंने कहा है कि ये मेरे जो तीनों चारों जो दोस्त हैं, वो भी देहातों से ही है। लेकिन आज हम लोग समझ सकते हैं कि एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट होवे, फाइज़र होवे, सीरम होवे, ये बहुत बड़े नाम हैं। इन सभी संस्थाओं में जब काम करते हैं और आज यही सारे वैज्ञानिक भविष्य में कहीं न कहीं मदद करेंगे और अच्छे से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं कि हम लोग इस प्रयोगशाला के माध्यम से अलग-अलग तरह के प्रोडक्ट्स भविष्य में हम लोग बनाने वाले हैं। सिर्फ़ जो सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, मैं
आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम अपने-अपने राज्य की ज़िम्मेदारी खुद लेवें। शुरुआत भले ही 3-4 किसानों से हम लोग करेंगे, लेकिन जो काम आज महाराष्ट्र में 15 से 20 हज़ार किसानों तक हम लोग पहुँचे हैं, हर राज्य में अगर हम लोग 10 हज़ार से ज़्यादा किसानों तक अगर जुड़ जावे, तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं यह चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स हम लोग धीरे-धीरे सभी किसान भाइयों को सिखाएँगे और विशेषतः किसान भाइयों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो भी बच्चा या बच्ची इंटरेस्ट रखते हैं कि हमें खेती में कहीं न कहीं करियर करना है, तो मैं जैसा पिछला 3 साढ़े 3 साल हो गया, महाराष्ट्र में हर रविवार के दिन हम लोग गूगल मीटिंग लेते हैं शाम में, और उसी तरह हम लोगों ने शनिवार अलग-अलग राज्यों के किसानों के लिए जो काम शुरू किया है। तो यह काम आजीवन मैं करने वाला हूँ और इसकी कोई भी मैं फ़ीस नहीं लेता हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि जो चीज़ मुझे सीखने को मिली, जितना भी मुझे समझता है मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। और डेफ़िनेटली अगर ये सब चीज़ें किसान भाइयों की नेक्स्ट जनरेशन अगर सीख जावे, तो उनके खुद के जीवन में, उनकी फ़ैमिली के जीवन में बदलाव आएगा। और अच्छी तरह से जो इनकम की बात से मैंने शुरुआत की थी कि ₹2500 1 महीने का इनकम किसानों का महाराष्ट्र में हुआ है, तो कहीं न कहीं उनका इनकम भी बढ़ेगा और लाइफ़स्टाइल भी बदलेगा। और बाकी फिर जो अलग-अलग ये खाद है, ये धीरे-धीरे हम लोग सीखेंगे। अलग-अलग तरह के मीडिया होते हैं, जो मिट्टी को भी सुधारने के लिए कैसे बनाए जाते हैं, उस बारे में भी हम लोग आने वाले समय में चर्चा करेंगे। पर एक स्ट्रक्चर बन जावे। अलग-अलग राज्यों से कौन-कौन जुड़ना चाहता है, उसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जैसा मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि आज हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में यह बात रखकर एक सैंक्शन मिला है अलग-अलग तरह की लैबोरेटरी एस्टेब्लिश करने का। हम सभी लोग अलग-अलग राज्यों से जुड़कर अगर काम करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम लोग एक प्रपोज़ल डाल सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमें कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे इस विषय में मदद ज़रूर करेगी। और विशेषतः कि ऑलरेडी 10,000 बायो रिसोर्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से करने का ऑलरेडी सैंक्शन मिल चुका है। सिर्फ हमें एक साथ जुड़ के ये काम करने की ज़रूरत है। जी ओम। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमें आज पता चला। अब मैं रमेश दादू जी को बुलाता हूँ कि वो हमें रमेश। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी चर्चा बहुत अच्छी रही। अभी समय हमारा 8 मिनट बाकी है। 2 मुद्दे सर, वर्तमान में हमारे क्षेत्र में जो धान लगी हुई है उसमें कुछ समस्याएं आ रही है, तो किसान यदि उस पर पूछना चाहें तो वो पूछ लें। और दूसरी बात जो आपने कहा है कि जुड़ कर के काम करना है, तो धीरे धीरे निश्चित रूप से हम लोगों की संख्या बढ़ रही है। पिछले गुरुवार पिछले बार जो अपनी मीटिंग हुई थी यहाँ, उसमें लगभग 50 लोग हो गए थे। आज भी लगभग 41-42 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है और हम लोग मिलकर के काम करेंगे और आपके साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके काम करेंगे सर, और जितना भी हमसे बन पड़ता है। पर कल सर, जैसे महाराष्ट्र की एक अलग परिस्थिति है, मध्य प्रदेश की अलग परिस्थिति है सर। यहाँ पर बड़ी जोत वाले लोग भी हैं, अब कितना वो डाटा हम देखेंगे, पर छोटी जोत वाले लोग भी है। पर यहाँ सिंचाई साधन होने के कारण दूसरी तरह की समस्या आ रही है। कल मैं नरसिंहपुर में था और नरसिंहपुर में जो पूर्व विधायक आए थे,
वो ये कह रहे थे कि भैया मैं नरसिंहपुर में कैंसर के लोग जो अनुशंसा मांगते हैं वो इतने लोग आ रहे हैं, हर हफ्ते में 2 लोग आ रहे हैं, ऐसा उनका 2-3 लोग आ रहे हैं, ऐसा उनका कहना था। तो और जब मैं ट्रेन में जा रहा था तो दो कैंसर के मरीज तो मुझे देखने में ही मिल गए कि जो है वो उनके ऑपरेशन हुआ है और वो चेहरे का ऑपरेशन गले तक गया, ऐसा देखने को मिला। तो ये चीज निश्चित रूप से बढ़ रही है, देख रहे हैं। और वहां पर एक और विकास खंड में जब ये सर्वे हुआ तो वहां पर एक एक गांव में 5-5, 6-6 लोगों को कैंसर होने की संभावना दिखाई पड़ रही है, ऐसा हमने वहां पर कल की मीटिंग में महसूस किया है। और पर लोगों, किसानों का जो कहना पड़ रहा सर, उसमें यह है कि उनको ये सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कल जब इस पर चर्चा हुई कि भाई सूक्ष्म जीव ही हमारी खेती करते हैं, उनका कहना था कि हम तो खेत जला रहे हैं और खेत जलाते हैं वहां हमारी फसल अच्छी होती है, जहां हम खेत नहीं जलाते वहां हमारी फसल अच्छी नहीं होती है। इस तरह के जो है उनके जवाब थे। दूसरा उनका कहना था कि यदि हम खाद डाल रहे हैं तो हमारी फसल अच्छी हो रही है। इस तरह की किसानों की जो है उनकी अपनी एक धारणा बनी हुई है। जी ओम, इस पर आपका क्या कहना? और शायद नारायण मीना जी का हाथ हैंड रेज है। जी ओम। एक्चुअली दादू, जैसा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की जो आदत पड़ी है वो धीरे धीरे ही कम होगी। और मेरा ये मानना है कि 1960 से पहले अगर केमिकल खाद और पेस्टिसाइड के बगैर अगर खेती हुई है तो आने वाले समय में भी यह खेती हो सकती है। सिर्फ इतना ही है कि हमें जो साइंटिफिकली जो बेसिस है उस बारे में सोच के आगे बढ़ना है। और पिछले 60 साल में ही ये सारी दिक्कतें आई। ये पृथ्वी तो कितने सालों से चलती आ रही है, लेकिन पिछले 60 साल में हम लोगों ने जो दिक्कतें की है उसका असर आने वाले सारे जितने भी जनरेशन है उन्हें इसका भुगतान भरना पड़ेगा। तो विषय बड़ा है। मैं अभी संक्षेप में यही कहता हूं कि हम धीरे धीरे केमिकल्स को कम करके हमें खेती करना चाहिए। और वह जो जैसा पराली जो जलाकर आगे खेती होती है, तो वो ना करते हुए भी कुछ ना कुछ, देखिए हर चीज के लिए एक संशोधन होना जरूरी होता है। और मुझे मेरा यही मानना है कि हमें इस बारे में सोचना सबको जरूरी है, उसके प्रयोग करना जरूरी है। प्रयोग के बाद ही कुछ ना कुछ तकनीकें सामने आएगी। डेफिनेटली दिक्कतें हैं, पर दिक्कतों के साथ सॉल्यूशंस भी होते हैं। हमें काम करना जरूरी है। मुझे एक्चुअली लगता है कि सबसे पहले पवन सर का एक कमेंट लिया जाए और बाद में फिर हम लोग जो भी 2-3 प्रश्न है मुख्य प्रश्न लेंगे। और जितने भी किसी किसान भाई के यहाँ प्रश्न के उत्तर नहीं होते तो हम लोग व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ये आंसर्स दे सकते हैं। जी ओम। पवन सर। जी सर, आदरणीय पवन सर। जी जय धन्यवाद। मैं आज आपकी बात सुनी डॉक्टर चौहान की, आपका अभिनंदन। आपने अपनी यात्रा, अपने अनुभव बताए हैं और मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो ये है कि हमारे जो किसान हैं वो अपने खेत में क्या डाल रहे हैं, कितनी मात्रा में डाल रहे हैं, इस पर आपने कई बार बताया है और कुछ चीज़ें आपको जानकारी मिली भी हैं। और अन्य राज्य के भी जो किसान इच्छुक हैं वो अपनी जानकारी देंगे तो ये एक बहुत अच्छा कार्य आगे के लिए हो सकता है। भारत सरकार को भी ये डाटा दिया जाए इस तरह से सामूहिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से जरा से उसको साफ सुथरा बना करके, वो एक बहुत अच्छा काम की तरफ ये कदम निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। मुझे अभी इस सप्ताह अचानक ही नागपुर आने का मौका मिला और मैंने वहाँ पर, मुझे एक किसान के साथ मेरी मुलाकात हुई।
जिन्होंने अपने पिछले 25 साल का डेटा अपनी डायरी में रखा हुआ है। 2 डायरियाँ उनकी भर गई हैं। तो डायरी उन्होंने मुझे दिखाई, उसमें उन्होंने ये भी बताया कि इस साल उन्होंने जो स्प्रे करने हैं अलग-अलग चीज़ों के, वो किस महीने पर किस चीज़ की कितनी मात्रा के स्प्रे वहाँ पर होने हैं। तो ये अब दोनों चीज़ें हैं इसमें, वो भी है, ऑर्गेनिक भी है और थोड़ा-सा केमिकल भी है। दोनों के संतुलन से, जैसा उन्होंने कहा, कि वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसमें संभावनाएँ अब ये है कि हमारी पूर्ण रूप से जैविक पद्धतियों का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, और वर्तमान अगर कोई केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं, तो किसान के साथ विचार-विमर्श करके उसके विकल्प के रूप में उसका कुछ एक ट्रायल उनके खेत में हो जाता है, तो वो धीरे-धीरे कन्विंस होंगे। और ऐसे जब वो कन्विंस होंगे, तो वो अपने आस-पास के जो किसान हैं, उनको भी उसका लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब ये जो प्रक्रिया है, आपने भी देखा है कि ये बहुत धीरे-धीरे चलने वाली प्रक्रिया है, एकदम से एडॉप्शन नहीं हो पाता है। और उसमें सोच समझ के और विचार करके ही और अनुभव लेते हुए और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही किसान उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाते हैं। और ये काम भी ऐसा नहीं है कि आपने एक मीटिंग बुला ली, एक कॉन्फ्रेंस कर ली, कोई कार्यशाला रख ली और किसान से आपने बात कर ली। मुझे लगता है ये काम जो है ज़रा-सी आराम से करने के हैं। आराम से करने का मतलब ये है कि ज़रा शांतिपूर्वक बैठ के सबकी बातें सुनें, उनकी समस्याओं को भी सुनें, उनके कार्य को भी देखें, और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर निकलें। और फिर उस किसान को, जो इच्छुक किसान है, मैं उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ कि सबको आप परिवर्तित तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो इच्छुक किसान हैं, जो कि तन मन धन से काम करने के लिए तैयार हैं और थोड़ा-सा प्रयोग लेके, थोड़ा-सा इस चीज़ को भी समझने के लिए तैयार है कि थोड़ा-सा अगर नुकसान भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसे कुछ लोगों के साथ शुरुआत की जाए, और जिनकी रिस्क लेने की थोड़ी-सी क्षमता भी है। तो ऐसे किसानों के साथ कुछ ये प्रयोग करके, ये जो डेटा है मेरे पास 1 साल की स्प्रे का, मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगा। और फिर कोशिश ये की जाए कि उसको हम आंशिक रूप से, अभी जो जैविक चल रहा है, कुछ चीज़ें जैविक हैं, कुछ चीज़ें केमिकल हैं, उसको पूर्ण रूप से केमिकल में कौन से स्प्रे में क्या परिवर्तन किया। तो ये मेरा अनुरोध रहेगा, डॉक्टर चौहान के साथ मैं अलग से भी बातचीत करूँगा आपसे। तो एक तो ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसे ज़मीनी स्तर पर कुछ प्रयोग करके केवल इच्छुक किसानों के साथ ही यहाँ पर जो ऑब्ज़र्व करते हैं, जो चीज़ें नोट डाउन करते हैं, जो चीज़ें अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसे किसान जो कि पूर्व में करते आ रहे हैं, या जो जुड़ते हैं, उनको भी इस तरह की पद्धतियों के साथ जोड़ते हुए एक कंडीशन ही होनी चाहिए कि उन्होंने ऐसे नोट तो करना ही है। तो ऐसे लोगों को ही साथ लेते हुए इस तरह के ट्रायल्स अगर किए जाएँ, तो बहुत ही अच्छा उसका प्रभाव और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सामने निकल के आएगा। मेरी करीब 5 घंटे मैंने बातचीत की अलग-अलग 2 समय पर उनके साथ, तो मुझे बहुत कुछ मेरी समझ बनी और मैंने सब चीज़ों को बहुत गहनता से समझने का प्रयास किया। तो इस तरह से जब हमने कार्य, आपने फिर यह भी बात कही है कि जो पर्यावरण पर जो नुकसान हो रहा है और जो फ्लावरिंग पर नुकसान हो रहा है, ये हमने पूर्व में भी चर्चा की थी कि जब हम पानी ज़मीन से ज़्यादा निकाल देते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, तो वो एटमॉस्फेयर में जाएगा, वो पानी वापस बरसना ही है, और वो धीरे-धीरे नहीं बरसेगा, एक साथ ही बरसेगा, क्योंकि वैसा ही उसका एक प्रकृति का नियम है। तो जहाँ पर हमारा हमने देखा कि आपने ये भी बताया कि हमारी ओबेसिटी की, पेट बड़ा होने की समस्या है, तो वो भी उसी से ही लिंक्ड है कि काम नहीं हो पा रहा है, काम उतनी मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, और इसकी वजह से फिर ये कैंसर और बाकी सब चीज़ें, केमिकल का प्रभाव और बाकी सब चीज़ों का एक एक सम्मिलित जो है एक प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे, और जो ये बात भी सोचने की है कि अभी तो हमें 2 किसान, 5 किसान एक गाँव में दिख रहे हैं, जिनको कि हो गया है। जाने कितने ऐसे होंगे जिनका अभी सिम्पटम्स निकले ही नहीं हैं, अभी उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको सँभाल ले पा रही है, और वो धीरे-धीरे जब वो आएँगे, तो हो सकता है कि ये बड़े विस्फोट के रूप में भी सामने निकल के आए। तो इसके प्रति हमारे हमारे सब साथी जो भी
इस चीज से समझ रहे हैं और उसको कर रहे हैं, उसको आगे काम करने की जरूरत है। और उसके साथ ही फिर हम जब हम इसके ऊपर बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और विशेषकर से जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म जीव जमीन में है, जो सूक्ष्म जीव हमारे पेट में है, दोनों का महत्व है और दोनों का अंतर संबंध है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं एक तरह से देखा जाए तो। इस विषय पर भी हमने अपनी समझ बनानी है और धीरे-धीरे बातचीत करनी है, बातचीत करके ही इस चीज़ पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ मेरे इमीडिएट कमेंट्स हैं और ये कार्य इस तरह से। हाँ, मैंने एक चीज़ आपने और मेंशन की है, वो जो अफ्रीकी देशों के साथ हमने थोड़ा-सा कार्यक्रम किया था आपके साथ मिलके। मैंने ये पाया कि ये देश जो है भारत से भी 30 साल पीछे हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ वीडियो कॉल की और हैं तो ये बहुत कट्टर हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मानवता के दृष्टिकोण से इनकी जो समस्याएँ हैं, इनकी जो परेशानियाँ हैं, इसको हमें दूर करना चाहिए, इसको अपना सहयोग करना चाहिए। वो माने या नहीं माने, वो अपनी उनकी विचारधारा है। लेकिन कुछ लोग उनके उसमें से भी ये समझने लग गए हैं कि ये हम जो कर रहे हैं, ये गलत है और हम आपस में ही लड़-झगड़ रहे हैं, तो हमें तो प्रोग्रेस की तरफ देखना चाहिए। तो ये चीज़ सबके लिए लागू होती है, हमारे बीच में भी वो चीज़ लागू होती है दूसरे परिप्रेक्ष्य में, कि हम आपस में एक-दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या प्रतिद्वंद्विता है या आगे बढ़ने की होड़ बनी हुई है। तो मैंने ये देखा है, ये काफ़ी हद तक के ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसकी वजह से भी हमारी प्रोग्रेस आगे उतनी नहीं हो पा रही है। हालाँकि बहुत प्रोग्रेस हमने की है, कोई शक की बात नहीं है। अफ्रीकी देशों के मुकाबले जैसा मैंने बताया कम से कम 20 साल हम उनके आगे हैं, कम से कम। वो भी हमारे सबसे गरीबतम क्षेत्रों की भी अगर हम बात करें, और शांति हमारे वहाँ थोड़ी-सी है और ये शांति बरकरार रहनी चाहिए। नहीं तो और जगह तो बड़ी अशांति है, रहने की सुविधाएँ आपने जो 2004 का चित्र बनाया है, लगभग वैसी ही है, उससे भी खराब स्थिति वहाँ के घरों की मैंने देखी है कई जगह पर, जब किसानों के साथ बातचीत की है। तो हम अपनी प्रगति को अपने कार्यों को इस तरह से ये देखें कि कैसे हम इसमें अपना योगदान कर सकते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि की जा सकती हैं सकारात्मक रूप से। मुझे आशा है कि आप जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, धीरे-धीरे इसमें आगे और इसको बल मिलेगा और जो चीज़ें आज हम सोच रहे हैं कि ज़रा हमें ऐसा लग रहा है कि वो संभव है या नहीं है, वो आने वाले समय पर निश्चित रूप से संभव होके ज़मीन पर उतरेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ का बारे में सोचते हुए उस पर कार्य भी करेंगे। आपके इस जज़्बे को लगातार आप काम कर रहे हैं, उसको मैं सलाम करता हूँ और साथ ही मैं ये भी कहना है कि जो वैज्ञानिक इस चीज़ पर है, नागपुर में सिट्रस का भी इंस्टीट्यूट है, मुझे वहाँ पर भी जाने का मौका मिला, वहाँ के कार्यों को मैंने देखा और वहाँ पर भी हमें उनके साथ भी थोड़ा-सा कोऑर्डिनेट करते हुए विशेषकर संतरे और सिट्रस की जितनी भी प्रजातियाँ हैं उसके ऊपर भी जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है, उस पर भी हम जैविक तरीके से जो वर्तमान पैकेज है, उसमें जैविक चीज़ों में क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं, उनके साथ भी एक विषय पर मैं अलग से बातचीत करूँगा और उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। देखते हैं क्या संभावना बनती है, जिससे कि जो उत्पाद बाहर निकल के आता है, एक तो वो केमिकल फ्री हो दूसरा उपभोक्ता भी उसका उपयोग कर सकें, लाभ ले सकें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स का उनके पास टेक्नोलॉजी विकसित है और वो अब आगे इसको मार्केट में भी लॉन्च कर रहे हैं, हमसे भी उनकी अपेक्षा है। देखते हैं आगे किस प्रकार से बातचीत होती है। मुझे आशावान हूँ कि ये कार्य होके जो आपने किसानों की आय महाराष्ट्र में कही है, विशेषकर जो पूर्वी विदर्भ और पूर्वी महाराष्ट्र के किसान हैं, उनकी आय में वृद्धि हो सके, उनकी आय आय के साथ उनका जो प्रकृति और पर्यावरण का जो सामंजस्य है, वो भी बन सके, इसके प्रति हम कार्य निरंतर करते रहेंगे। जी, धन्यवाद आपको संतोष जी, मैंने समय आज बहुत ले लिया है। आप सबको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैं अब समय तो इजाज़त नहीं दे रहा है, अगर सदन कहे तो मैं 2 मिनट, क्योंकि
जो लैब की शुरुआत करी है वो हमारे डॉक्टर किशोर सर जी ने दिया जलाया था सबसे पहले, और हम उनके ही मार्गदर्शन में सबसे पहले संतोष सर जी से की थी। तो मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर सर जी को बुलाता हूँ कि वो हमें। जी सर। हाँ, धन्यवाद सर जी। चौहान सर का जो लेखा जोखा है और उन्होंने जो चित्र रखा है बहुत ही आशावादी है, अच्छा है। मैं सिर्फ चौहान सर से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र की स्पेशल जो स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति में एक तरफ तो सर के प्रयास चल रहे हैं, लेबोरेटरीज की संख्या बढ़ रही है और उनका किसानों का जनरल जो इनकम जनरेशन है वह उसमें बड़े पैमाने में बदलाव जो लाने के लिए जरूरत है, उसमें शिक्षा की जरूरत है। सर ने बोला बिल्कुल सही है। सर मेरा एक छोटा सा यही सवाल है, जब महाराष्ट्र का गवर्नमेंट ने इसमें मदद दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने भी बहुत ये सब हुआ है, और यहाँ पे शिक्षा की बात है तो कम से कम कृषि लेने वाले जो महाविद्यालय है या पॉलिटेक्निक्स है, कृषि शालाएं है, उसमें कम से कम ये आपके द्वारा जो ये छोटी लेबोरेटरी बनाने की बात है, यह बनाने के लिए ये महाराष्ट्र सरकार कम से कम जहाँ पे ये सब मालूम है, ये प्रयास क्यों नहीं कर रही? और इसमें अगर हम सब लोगों का योगदान देना है या इसको ये जो प्रयास है ये जल्दी से और तेजी से बढ़ाने हैं, तो हम सबको मिलके क्या करना पड़ेगा, उस पर आप अभी या बाद में भी मार्गदर्शन किया तो चलेगा। धन्यवाद। सर मैं एक्चुअली इस पे एक ही कमेंट करना चाहूँगा कि जब तक हम लोगों की संख्या नहीं बढ़ती, हम लोग जुड़ते नहीं, तब तक इसका विचार बड़े पैमाने पे नहीं होगा। और सबको एक साथ सोच रख के जैसा ट्रायल डेटा, क्योंकि कोई भी अगर ये चीज़ मानेगा तो ऑन पेपर मानेगा। जब तक हम लोग रिसर्च ट्रायल, साइंटिफिक ट्रायल, खेतों की ट्रायल्स नहीं करेंगे तब तक कोई भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं होगा। अब जैसा वाशिम में हम लोगों ने वाशिम के जो कृषि अधिकारी है उनको सारी चीज़ें दिखाई ताकि वह महाराष्ट्र गवर्नमेंट तक जा पाया। तो उसी तरह अगर सभी राज्यों में से मान लो अभी कम से कम 10 से 12 राज्य से किसान भाई इस मंच पे जुड़ते हैं, तो कम से कम उस 10 राज्यों में 5-5, 10-10 किसान भाई भी अगर इस पर्टिकुलर एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस को अगर अपनाते हैं, करते हैं, जैसा मैंने एक सिंपल सा जो नवधान आटे का जो स्लरी कहा हो, वह स्लरी सब लोग कर सकते हैं, लेकिन सब लोगों ने मिलकर अगर इसका एक प्रयोग किया, उसके रिजल्ट सभी ने अपने अपने अगर सामने रखे, उसका कंपाइलेशन करके अगर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, तो मेरा ये मानना है कि यह शिक्षा में आसानी से आ सकता है। लेकिन जैसा पवन सर ने भी कहा, ये बहुत धीमी गति से जाएगा। धीमी गति से जाने दीजिए, लेकिन आने वाले 10 साल में तो भी हम लोग कहीं ना कहीं अक्रॉस द इंडिया यह तकनीकें देखने को हमें मिलना चाहिए। जी ओम। जी बहुत अच्छा सर। और अब सदन को जो एक गौ विज्ञान करके रह गए, अगर एक आधा मिनट में कुछ कह दें फिर समापन करना पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत हो गया है और सदन इजाजत देता नहीं है। आपका कोई विशिष्ट अगर क्वेश्चन हो। जी जय श्री राम, नमस्ते सदन को सभी को प्रणाम। मैं तो आज इस विषय में नहीं है, लेकिन मेरा निमंत्रण है सदन को सभी को। 31 और 31 तारीख को ऑफलाइन जो शिविर चल रहा है जिसमें चिकित्सा सिखाई जाएगी, 2 दिन का समय निकाल करके सदन के अधिकांश व्यक्ति पधारे। भिलवाड़ा में आपको निमंत्रण देने के लिए आज उपस्थित हूँ आपको, और सादर मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और पधारें, ताकि 2 दिन ऑफलाइन में आप पूरी तरह से सीख पाएं रोगों को कैसे भगाया जाए, और ये भी जान पाएं कि 20-20 साल तक बच्चे नहीं हो रहे थे, वो भी अपना लाइव प्रैक्टिकल बताएंगे आपको हमने ये किया तो हमारा जो प्रोडक्शन है, जैसे बच्चे दानी में जो समस्या थी वो निकल गई। कुछ कैंसर के पेशेंट्स भी आएंगे। तो मैं बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ आपको आमंत्रण करने के लिए कह रहा हूँ, निमंत्रण दे रहा हूँ। जी बहुत धन्यवाद। जिनको आना होगा, जिन्हें आपसे वो लेनी है, इनके पास समय है तो वो अवश्य आएंगे। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आज की योगशाला बहुत अच्छी रही। आज हमें संतोष सर जी ने नई चीजों से जानकारियां दी।
और हमें पवन सर ने मार्गदर्शन दिया। आज हमारा कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो हम संतोष सर जी से आगे पूछेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मूंग में मेडिसिन का डिटेक्ट हुआ है। जो पैरालिसिस से जो कीड़ों को मारते थे, वो पैरालिसिस जो दवा ज्यादा डल रही है, और उसके इफेक्ट क्या आने वाले हैं मानव में, तो वो देखने को मिलेगा। तो हम संतोष सर जी से आगे की जो क्लास होगी ऐसे प्रश्न रखेंगे। अभी हम लोग ड्रोन के द्वारा भी हम लोग सूक्ष्म डाल रहे हैं। बवेरिया डाला हम लोगों ने, सूडोमोनास डाला, क्योंकि हमने देखा है कि ये गीले में बहुत अच्छा काम करता है। तो गीले में खेतों में चलने में दिक्कत होती है, तो हमने ड्रोन के माध्यम से ये अभी हम लोगों ने हमारे खेतों में उपयोग किया है। जी ओम प्रणाम। आज सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देरी के लिए क्षमा। जी ओम। कल जी नए ओम। जोश के साथ, नए अतिथि के साथ। जी सर संतोष सर। नहीं, जी ओम, जी ओम। ओम सर, सभी जी को ओम प्रणाम। सर। सर कल अब आप समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए क्षमा चाहेंगे और क्षमा कीजिएगा। जी ओम प्रणाम। कल नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ, नए योग के साथ मिलेंगे। आज जो रह गए हैं वो पर्सनली अगर कोई क्वेश्चन हो तो संतोष सर को व्हाट्सएप पे दे दे, उनको आंसर अवश्य मिलेगा। जी ओम प्रणाम। जी ओम सर।